This is class 12 P block elements, multiple choice questions. First question goes like this, which is mismatched. इनमें से कौन सा मिसमैच है ये आपको बताना है. तो 70 ग्रुप के मेंबर्स को हैलोजेंस बोलते हैं, आपको सबको मालूम है. हैलो मीन्स सॉल्ट, जेंस मीन्स प्रोड्यूसिंग, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो सॉल्ट प्रोड्यूसिंग हो. जैसे FCl BRI की अगर आप बात करें तो वो एल्कली मेटल्स के साथ, जैसे सोडियम के साथ जो है वो कंबाइन करके NaCl फॉर्म करेगा. इसी तरह से NaBr, KCl, KBr, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी जो हैं आपके हैलोजेंस कहलाएंगे. ठीक है, तो इसलिए 70 ग्रुप के मेंबर्स को पॉपुलरली हम हैलोजेंस बोलते हैं, बिकॉज दीज हैलाइड्स आर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स. तो ये तो मैचिंग ठीक है आपकी. चैल्कोजेंस, चैल्कोजेंस ग्रुप 16 के मेंबर्स को ही बोलते हैं. यहाँ पर जो चैल्को का मीनिंग है वो आता है कॉपर से, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो कॉपर के साथ अर्थ क्रस्ट में कंबाइंड फॉर्म में मिले. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, आप देखेंगे ये 16 ग्रुप के मेंबर्स हैं और ये कॉपर के साथ अर्थ क्रस्ट में कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, लाइक Cu2O, लाइक CuCO3, लाइक CuFeS2, कॉपर पाइराइट, Cu2S, इस तरह से. तो आप देख रहे हैं 16 ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो मेनली कॉपर के कंपाउंड प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स हैं, जिस फॉर्म में कॉपर अर्थ क्रस्ट में नेचर में अकर करता है. तो ये बिल्कुल ठीक है. चैल्कोजेंस यानी कि ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं दे आर कॉपर कंपाउंड प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स. ये भी ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास नोबल गैसेज. ये सभी को मालूम है 18 ग्रुप, ठीक है. तो जो मिसमैच्ड है वो कौन सा है आपका? थर्ड वाला है. यहाँ पर पिनेक्टोजेंस जो है वो हम 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलते हैं. पिनेक्टोजेंस वी कॉल फॉर 15 ग्रुप एलिमेंट्स, नॉट 14 ग्रुप एलिमेंट्स, क्योंकि जो पिनेक्टोजेंस हैं वो आते हैं ब्लॉकेज के लिए. यानी कि अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन खत्म हो गई तो जो इस ग्रुप के मेंबर हैं 15 ग्रुप के, नाइट्रोजन मेनली, वो N2 की फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है और वो सफोकेशन प्रोड्यूस करेगा. इसी तरह से नेक्स्ट और भी कंपाउंड्स हैं इसके, जैसे फास्फीन है, ये सब सफोकेटिंग ऑर्डर के होते हैं. तो ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में सफोकेशन प्रोड्यूस करते हैं, ब्लॉकेज कर देते हैं. और जो भी पर्सन है अगर इस तरह के जो गैसेज, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ये उस पर्सन की जो नॉर्मल बॉडी की कहना चाहिए कि फंक्शनिंग है उसको अल्टर करता है. पिनेक्टोजेंस जो है वो 15 ग्रुप के मेंबर्स के लिए आता है, ना कि 14 के लिए. तो यही आपका मिसमैच्ड है, यानी कि फर्स्ट का थर्ड आंसर आपका ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्लोर एपेटाइज इट रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला. इस तरह के क्वेश्चन देखिए तभी हो सकते हैं जब आपको इनके आंसर्स या इनके फॉर्मूले आपको पता है. इसमें कोई बहुत ज्यादा इधर उधर की बात, जैसे ये कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, ये आपका क्रायोलाइट है Na3Al6. तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, विच इज फ्लोर एपेटाइट, जो कि फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी है, फ्लोरीन भी. हमसे क्वेश्चन ऐसा भी आता है, नेम अ कंपाउंड, नेम अ मिनरल, नेम अ ओर विच कंटेन कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन टुगेदर. तो ये आपका आंसर हो जाएगा फ्लोर एपेटाइट, विच इज 3CaPO4 whole twice CaF2. Now question number third, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स. ये आपने एक जनरल ट्रेन पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइज, यानी कि साइज जितना छोटा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी. तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी में जो साइज का डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो कौन सा है? नाइट्रोजन, देन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी. यानी कि इन सभी में सबसे छोटा साइज नाइट्रोजन का ही है और इसलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की होगी. तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, इसलिए थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर इज शोन बाई. भाई कोवेलेंट करेक्टर तो हम फजांस रूल से निकालते हैं. स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन,
larger the size of anion, more will be the covalent character according to Fajan's rule. तो इन सारे ऑप्शन में आपको सिर्फ देखो एनायन तो सब में सेम है, Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव, आपको केवल ये देखना है कैटायन कौन सा सबसे छोटा है। तो आप समझ पा रहे हो, नाइट्रोजन, देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी। सबसे छोटा कैटायन किसका होगा? नाइट्रोजन का। और सबसे बड़ा किसका होगा? एंटीमनी का। तो छोटा कैटायन आपको फाइंड करना है। तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड हैज द मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू Fajan's rule, which says smaller the size of cation, larger the size of anion, more will be the covalent character. Now question number 5. HNO2 on disproportionation gives, ये आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है एनसीईआरटी में। तो इस तरह से जो नाइट्रोजन है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और वो डिसप्रोपोर्शनेशन में जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में। कौन? HNO2 नाइट्रस एसिड। जैसे आपका HNO2 जब डिसप्रोपोर्शनेशन में जाएगा तो HNO3 प्रोड्यूस करेगा और H2O और NO। तो अब आप देख लीजिए जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उनमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं और कौन सा ऑप्शन नहीं। तो HNO2 ऑन डिसप्रोपोर्शनेशन गिव्स HNO3 एंड क्या दे रहा देखिए, NO दे रहा। देखिए आप फिर से एक बार देख लीजिए, आप कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है आपका? आपका NO फॉर्म हो रहा है। देखिए दिस इज NO। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको याद रखना होगा। जितनी भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है सभी क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर की कोशिश रहती है कि बच्चों से ये पूछ पाए कि वो डिसप्रोपोर्शनेशन के बारे में जानता है या नहीं जानता है। और इसलिए ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट थोड़ी सी हो जाती है। पर इस तरह के क्वेश्चन का आंसर बच्चा कर तभी सकता है व्हेन ही नोज अबाउट व्हाट आर द प्रोडक्ट्स व्हेन HNO2 अंडरगोस डिसप्रोपोर्शनेशन। तो जब टीचर्स पढ़ाते हैं आपको तो पक्का बताते हैं कि भाई आपकी 85% से ज्यादा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस हैं वो आपकी एनसीईआरटी से ही आते हैं, इनऑर्गेनिक पार्ट से। तो उसको तैयार करना आपको बहुत अच्छे से बहुत जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है दैट इज NO नाइट्रिक ऑक्साइड। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर इज, ये जो कुछ आपको ऑर्डर दिए हुए हैं एसिडिक करेक्टर के, इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है या फिर सभी करेक्ट। देखिए जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड्स होते हैं उनका एसिडिक करेक्टर ज्यादा होता है। जैसे P4O10 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है फास्फोरस का वो +5 है और हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज कितना रहेगा? +3। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड्स आर एसिडिक, तो ये ऑर्डर में ठीक है। यहाँ भी देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है N2O5 का +5 और यहाँ कितना है +3, तो ये भी ऑर्डर ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ऑप्शन N2O3 P4O6, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में नाइट्रोजन का नॉन मेटेलिक करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ज्यादा होता है और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक। तो क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा नॉन मेटेलिक नेचर का है इसलिए उसका जो ऑक्साइड है वो भी ज्यादा एसिडिक होगा। तो इन सभी में सभी ऑर्डर ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट्स गिवन आर नॉट करेक्ट। तो जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो उन्हें मालूम है कि ये तो एक ऐसी रिएक्शन जिसके बारे में आपने मुझसे प्रॉमिस किया हुआ है, जिसका प्रोडक्ट आप भूलेंगे ही नहीं, है ना। वो कौन सी है? ये NH4Cl NaNO2 की रिएक्शन जब होगी तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? डाई नाइट्रोजन, राइट। बाकी ये तीनों ठीक है। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे डाई नाइट्रोजन बनेगा। किसी भी मेटल एजाइड को आप हीट करोगे एक्सट्रीमली प्योर डाई नाइट्रोजन आपको मिलती है और किसी भी मेटल की रिएक्शन जब डाई नाइट्रोजन से करोगे तो उसका रिस्पेक्टिव नाइट्राइट बनता है। तो ये यहाँ पर जो होना चाहिए था मेन प्रोडक्ट क्या होना चाहिए था? डाई नाइट्रोजन होना चाहिए था, जो कि यहाँ आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। तो यही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट करेक्ट। तो फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक हो रहा है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 8, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विच इज एसिडिक इन नेचर
एंड ब्लू सॉलिड। देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये न्यूट्रल है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, H2O न्यूट्रल है। तो ये कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं जिनमें से NO भी कैसा है, न्यूट्रल है। आपसे तो ये पूछा है विच इज एसिडिक इन नेचर एंड ब्लू सॉलिड, तो ये आपको पर्टिकुलरली याद रखना होगा कि जो N2O3 है, जो ऑप्शन थर्ड है आपके पास, ये एक ब्लू कलर का सॉलिड है और एसिडिक करेक्टर ये शो करता ही करता है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं, तो ये भी कैसा है आपका, एसिडिक नेचर का है। देखिए ये हमारी एनसीईआरटी की टेबल है आपके सामने 7.3, इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड दिए उनके नेचर के बारे में दे हैव डिस्कस्ड, लाइक N2O नाइट्रस ऑक्साइड व्हिच इज कॉल्ड लाफिंग गैस, दिस इज न्यूट्रल। तो वहां जो ऑप्शन में N2O था दैट इज रिमूव्ड, और NO नाइट्रिक ऑक्साइड जो मैं बता रहा था अभी आपको दैट इज अ न्यूट्रल, और देखिए दोनों कैसे कलरलेस है। अब बात आती है N2O3 की, जो हमारा आंसर है दैट इज अ ब्लू सॉलिड एंड एसिडिक इन नेचर। जेई में, IIT में इस तरह की टेबल से क्वेश्चंस बहुत देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की टेबल्स को आपको अच्छे से ही तैयार करना होता है, नोबडी नोज कहां से वो क्वेश्चन को फ्रेम कर दें। और जैसे मैंने आपसे कहा 85% से ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एनसीईआरटी से मिल जाते हैं इनऑर्गेनिक में, तो आपको उसको बिल्कुल बहुत अच्छे से करना है। सो योर ऑप्शन शुड बी थर्ड दैट इज N2O3 विच इज अ ब्लू सॉलिड एंड एसिडिक इन नेचर। ये NO आपका न्यूट्रल है, N2O न्यूट्रल है, राइट, और NO2 तो वही रेडिश ब्राउन कलर की गैस ही आपको याद रहती है। जब आप उसका टेस्ट करते हैं ना नाइट्रेट आयन का, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की वेपर्स निकलती है जो कि रेडिश ब्राउन कलर की होती है। तो ये तो बच्चे ऑप्शन से खुद ही हटा देते हैं, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल ही हमें पता होना चाहिए, और ये N2O3। अब ब्लू वाली बात अटक रही थी, तो एसिडिक तो ये है लेकिन ब्लू भी होता है, तो ये ऑप्शन आपका थर्ड थी। जिस भी क्वेश्चन को आंसर करें उसके बारे में हम डैम श्योर होने चाहिए, तभी वो सीखने का फायदा भी है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कोवेलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। तो आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि जो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी है इट कैन नॉट बी बियॉन्ड 4, राइट। तो N2O5 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो भाई 4 से ज्यादा होगी नहीं, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो रहा है। पहला कोवेलेंसी पूछा है ना, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता फर्स्ट। अब थर्ड और फोर्थ तो हो सकता है, लेकिन आपको मालूम है N2O5 का स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनाते हैं। दिस इज N2O5, जिसमें आप देख पा रहे हो नाइट्रोजन जो है 4 बॉन्ड्स डेवलप कर रहा है, एक इस ऑक्सीजन से 2 3 4, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही आपके पास है, सेकंड वाला। इतना आसान हो गया आपके लिए। और ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप निकाल ही पाते हो, N2O5 में नाइट्रोजन का x मान लो इंटू 2 प्लस O का -2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, तो +5 आ जाएगा आपका। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, विच हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल ये सभी 15 ग्रुप के ही एलिमेंट्स हैं, और इसमें जो शेप है इन सभी का पिरामिडल शेप होता है, और इन सभी में 3 बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन और 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है। और यहाँ पर अमोनिया की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है N बॉन्ड H का, वो लगभग नाइट्रोजन के पास रहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड दिस नाइट्रोजन एटम बहुत हाई होती है, और इसकी वजह से रिपल्शन बहुत ज्यादा लगता है, और इन दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे ज्यादा होगा। जबकि जब आप टॉप टू बॉटम चलते नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो एंटीमनी का साइज कंपैरेटिवली नाइट्रोजन से काफी बड़ा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है। जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो यहाँ पर जो बॉन्ड पे लोन पे तो यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा दूर होगा एंटीमनी से, जिससे कि यहाँ पर जो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड है वो उतना ज्यादा नहीं रह पाता बॉन्ड पे और बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन के बीच में, और यहाँ बॉन्ड एंगल कैसा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो आपसे तो पूछा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल NH3 के केस में आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के चारों तरफ
नाइट्रोजन का स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा डेंस हो गया है। और ये जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है एन बॉन्ड एच के बीच के, ये कहाँ आ गए, नाइट्रोजन के बहुत करीब आ गए, जिससे ये एक दूसरे को मैक्सिमम रिपेल करेंगे। और उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो थोड़े से एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और बॉन्ड एंगल यहाँ पे कैसा आ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इन चारों में लगभग 107.5 डिग्री अमोनिया में होता है रफली। आपको जनरली 107 डिग्री भी बढ़ा दिया जाता है, वो कोई बहुत बड़ा बात नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग n सिंगल बॉन्ड n इज नॉट प्रेजेंट। तो आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पड़े हुए हैं आपने, तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं n सिंगल बॉन्ड n किस में प्रेजेंट नहीं है। अभी मैंने आपको N2O5 का स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, मैं आपके लिए फिर से बना देता हूँ। देखिए ये ऐसे बनाया था मैंने, NON याद आ गया आपको, ये डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड, ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया मैंने N2O5 का। तो यहाँ नहीं है, देखो n सिंगल बॉन्ड n, यहाँ पे तो NON, n सिंगल बॉन्ड n यहाँ आपको नहीं मिलेगा। बाकी जो इनके ऑक्साइड्स हैं उनमें आपको मिल जाता है। मैं आपको देखिए इनके स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ NCERT में, ये देखिए आपके साथ यहाँ पर n बॉन्ड n है, देखिए है ना, N2O3 में है और N2O4 में भी आप देख पाएंगे n बॉन्ड n है, देख रहे हैं आप, ये n बॉन्ड n है यहाँ पर भी, लेकिन n बॉन्ड n N2O5 में नहीं है। तो ये पूछा था आपसे किस में प्रेजेंट नहीं है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, N2O5 में बॉन्ड एंगल आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, बॉन्ड दिखाई नहीं पड़ रहा है, सिंगल बॉन्ड n बना। क्वेश्चन नंबर 12, which set of oxide of nitrogen is paramagnetic in monomeric state। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके पास, why NO2 undergoes dimerization। क्योंकि NO2 का जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो NO2 है वो एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, जिसमें इस नाइट्रोजन एटम पर ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। तो जहां भी भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा शो करेगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो आपका जो ऑप्शन है NO2 तो होना ही चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो रहा है। यहाँ NO2 है आपके पास सेकंड में, थर्ड में भी NO2 है, बस एक ऑप्शन थर्ड वहां से बचे आप। दूसरा कह रहे हैं मोनोमेरिक स्टेट में पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, और देखो डाइमर ही बनाता है, इसलिए N2O4 में कन्वर्ट इसलिए होता है, दो मॉलिक्यूल्स मर्ज हो जाते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो जाते हैं, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर अडॉप्ट कर लेते हैं। अब आपको और ढूंढना है कि जिसमें जो नाइट्रोजन एटम हो उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास हो। तो मैं अभी देखिए ये टेबल आपके सामने ओपन कर रहा हूँ जिसके ऑक्साइड्स की हमने बात की थी। ये देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं ये सब। इसमें आप NO को देखें जरा, NO को देखो सब बच्चों, ये NO में आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन NO में कितने होंगे भाई, NO का एटॉमिक नंबर कितना है 7 है, और ऑक्सीजन कितना है 8 है, इसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने 5, ऑक्सीजन में कितने 6, तो टोटल कितने हो गए 11 हो गए। यानी कि टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखने चाहिए इसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर वो 11 दिखने चाहिए। तो देखो 1 2 यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 तो दिख रहे हैं। तो ऐसा होने पर आप देखो 11 कैसा नंबर है, और ये इलेक्ट्रॉन भी आपको यहाँ दिख रहा है, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। तो आप समझ रहे हो कि ऑप्शन आपको कौन सा हो जाना चाहिए, कौन कौन से ऑप्शन में ऑप्शन दे रखे हैं, देखो दिया है ना, NO भी दिया है और NO2 भी दिया है। इसके बारे में एक और चेक कर लेते हैं, N2O के बारे में भी चेक कर लेते हैं। N2O ये रहा, देखिए इसमें आपको कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं पड़ रहा है भाई। जैसा मैंने आपसे कहा कि 85% से ज्यादा क्वेश्चन आपको कंपटीशन में P ब्लॉक से ही मिलते हैं, तो ऐसे ही मिलते हैं। आपको थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको इस तरह की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन यू विल कम टू नो द एग्जैक्ट डाटा। तो इसका ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट है, ये दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसीलिए ये कैसे पैरामैग्नेटिक नेचर के अपने मोनोमेरिक स्टेट में, यानी कि जब उनमें कोई दो मॉलिक्यूल आपस में मर्ज ना हो रहे, सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहे, तो वो बात आपसे जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, इन सभी में से जो इनकरेक्ट बता रहे हैं। देखिए ये चीज पढ़ने में कभी कभी कंपटीशंस में जब आपके पास टाइम कम होता है, लिमिटेड टाइम होता है, तो गलतियां हो जाती हैं, तो ह्यूमन एरर्स कहलाती है, लेकिन आपको ये ह्यूमन एरर्स भी नहीं करनी।
क्योंकि आपको तो एक इंजीनियर और डॉक्टर बनना है, तो आप ह्यूमन से थोड़ा सा एडवांस। तो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, इन सभी में से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। पहला है रिड्यूसिंग करेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ 15 ग्रुप इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये बात ठीक है भाई, क्योंकि जब आप टॉप टू बॉटम चलते हो, यहाँ तो बॉन्ड लेंथ कौन सी है, एन बॉन्ड एच, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और यहाँ पे कौन सी बॉन्ड लेंथ होगी, बी आई बॉन्ड एच। तो ये सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ है, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है, आसानी से टूट जाएगा, आसानी से एच को रिलीज कर देगा, तो रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ेगा। यही कह रहे हैं, रिड्यूसिंग करेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो ठीक है, हमें तो इनकरेक्ट बताना है। सेकंड है बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो बेसिसिटी के बारे में यहाँ बात हो रही है। देखिए नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है, यहाँ बिस्मथ पे भी लोन पेयर होगा, BiS3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो लोन पेयर की जो अवेलेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा कहाँ होगी, नाइट्रोजन पर होगी। और नाइट्रोजन पर होने की वजह से इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट करने की पोजीशन में अमोनिया होगा, क्योंकि अमोनिया के केस में जो नाइट्रोजन है उसका स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द नाइट्रोजन एटम बहुत ज्यादा होगी इन कंपेरेटिव टू अदर हाइड्राइड्स। और इसलिए जो नाइट्रोजन यानी कि अमोनिया का जो बेसिक करेक्टर है वो सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं उल्टा, बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 इंक्रीजेस, नो डिक्रीजेस। बेसिसिटी किस पे डिपेंड करेगी, लुईस बेस करेक्टर किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। जो लुईस बेस करेक्टर है वो डिपेंड करेगा किस पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करेगी, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी करेगी। जितना साइज छोटा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उतना लुईस बेस करेक्टर ज्यादा, क्योंकि वहां पर लोन पेयर की जो अवेलेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। तो यही वाला आंसर आपका ठीक है, क्योंकि रियल माइंड में इनकरेक्ट है, झूठ बोल रहे हैं कि बेसिसिटी जो है हाइड्राइड्स की ग्रुप 15 एलिमेंट्स की इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, गलत बात है। नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी अमोनिया मॉलिक्यूल के केस में, क्योंकि सबसे छोटा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत डेंस है, आसानी से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पोजीशन में रहता है। आपके पास क्वेश्चन भी है, व्हाई अमोनिया एक्ट एज अ लुईस बेस, उसका सीधा सीधा आपने आंसर लिखा है, इट हैज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो सेकंड वाला आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन, बाकी सब सही है। NCl5 एक्सिस नहीं करते, सबको मालूम है, क्योंकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो सकती है। इसमें आपसे पूछ रहे हैं द प्रोडक्ट बता रहे हैं भाई, कॉपर की रिएक्शन जब भी किसी भी मेटल की रिएक्शन किसी भी एसिड से करते हैं तो मेटल का नाइट्रेट बनेगा और NO2 बनता है कंसंट्रेट के साथ में, वाटर बनता है। यानी कि अगर मैं इसके प्रोडक्ट लिख दूंगा आपको, तो मैंने आपको ऐसे बताया कि मेटल का नाइट्रेट बनेगा प्लस NO2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा। अगर कॉन्सेंट्रेटेड CONC है तो बाई प्रोडक्ट के बारे में कभी सोचना ही नहीं है। बाई प्रोडक्ट में हमेशा NO2 H2O तो बनने ही बनने हैं। और मैं आपको याद दिलाता हूँ, सल्फर होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, आयोडीन होता है तो आयोडिक एसिड बनता है, कार्बन होता है तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, जिंक होगा तो जिंक का नाइट्रेट NO2 H2O। और बाकी जितनी 5 रिएक्शन मैंने आपको बोली थी सभी में साइड प्रोडक्ट्स बाई प्रोडक्ट NO2 H2O ही रहने वाले हैं। तो ये तो नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये हो रहा है बेहतर। यहाँ पे हालांकि वाटर अगर और आ जाता तो बात और अच्छी हो जाती, लेकिन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हमें तो इन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा बेस्ट है ना। ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, थर्ड वाला आपका बिल्कुल ठीक होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, मेटल विच डज नॉट डिसॉल्व इन कंसंट्रेटेड HNO3। तो ऐसे मेटल जो प्रोटेक्टिव लेयर अपनी सरफेस पे डेवलप कर लेते हैं वो कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन नहीं करते। उसमें से दो मेटल है, क्रोमियम और एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन में दे रखा है बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। जिंक तो कर ही लेता है, अभी आपने पढ़ा है, डाइल्यूट के संग करेगा तो जिंक नाइट्रेट N2O लाफिंग गैस, हाँ लाफिंग गैस बनेगा, और H2O बनेगा जिंक के केस में। और अगर डाइल्यूट किस केस में बनेगा, NO, सॉरी वेरी सॉरी, जिंक अगर डाइल्यूट HNO3 से करेगा तो जिंक नाइट्रेट NO और H2O, और कंसंट्रेट से करेगा तो जिंक नाइट्रेट N2O, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस और वाटर बनेगा। ठीक है, तो जिंक तो करता है, ये आपने NCERT में पढ़ा हुआ है। और ये क्रोमियम और एल्यूमिनियम नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपनी सरफेस पर मेटल के ऑक्साइड की लेयर डेवलप कर लेते हैं, Cr2O3 Al2O3 इस तरह से। जो ब्राउन रिंग टेस्ट है इसके बारे में बात कर रहे हैं,
तो ब्राउन रिंग जो बना है उसका फॉर्मूला क्या होगा, जब मैंने आपको थ्योरेटिकली पढ़ाया था तो बहुत बड़े अच्छे से बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछे गए। तो ये रहा आपका वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला FeH2O5NO2 पॉजिटिव, और ये 2 पॉजिटिव अगर हटा हुआ होता और यहाँ सल्फेट लिखा होता तो ये ऑप्शन आपका हो जाता, क्योंकि जो 2 पॉजिटिव है वो 2 नेगेटिव से काउंटर हो जाते और इस तरह का कॉम्प्लेक्स आपका बन जाता। तो ऑप्शन आपका सेकंड ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस विच इज पॉलीमेरिक, मतलब कई सारे मॉलिक्यूल मिलकर के जुड़ करके बना रहे हो, कंसिस्टिंग ऑफ अ चेन ऑफ P4 टेट्राहेड्रल लिंक्ड टुगेदर। तो ये तो रेड फास्फोरस की प्रॉपर्टी है भाई। व्हाइट फास्फोरस क्या है, सेल्फ लिंकिंग में रहता, सॉरी डिस्क्रीट यूनिट में रहता है व्हाइट फास्फोरस, को एक सिंगल P4 यूनिट की फॉर्म में रहेगा। रेड फास्फोरस में आप देखेंगे, देखिए ये P4 आपका डिस्क्रीट यूनिट की फॉर्म में रह रहा है, और ये व्हाइट फास्फोरस सॉरी रेड फास्फोरस की हम बात करें, ये P बॉन्ड P पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से जो एलोट्रॉप है फास्फोरस का वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी में P4 यूनिट की फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो रेड फास्फोरस का आंसर आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड ऑप्शन आपका ठीक होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, कैल्शियम फास्फाइड Ca3P2। आपने फास्फीन की प्रिपरेशन पढ़ी है, उसमें कैल्शियम फास्फाइड की रिएक्शन या तो आप वाटर से करा दो या फिर आप HCl से करा दो। तो दोनों ही केसेस में क्या बनती थी, फास्फीन गैस बनती थी। और कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन जब आप कराते थे, कैल्शियम कार्बाइड की जब आप रिएक्शन कराते थे वाटर के साथ, तो अगर आपको याद आ रहा हो तो इथाइन गैस बनती थी, C2H2 बनता था। और ये दोनों कैसे यूज होते थे, ये कॉम्बिनेशन, एक ड्रम में भर करके इसको जब हम सी में फेंकते हैं तो होम सिग्नल की तरह वो काम करता है, अगर आपको याद आ रहा हो, है ना, होम सिग्नल की तरह उसको यूज करते। तो यही पूछ रहे हैं आपसे, आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि जो कैल्शियम फॉस्फाइड है, जब उसका ट्रीटमेंट वाटर से आप कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा और वो कैसे यूज होता है। तो होम सिग्नल की तरह भी यूज होता है वो। क्या होता है इसमें होम सिग्नल में, जैसे मान लीजिए समुद्र में जा रहे हैं, दो शिप्स हैं, एक दूसरे से बिछड़ गए, अब डायरेक्शन तो दिखती नहीं कौन किधर जा रहा है, रास्ता तो कोई है नहीं, रोड तो है नहीं कि किधर जाएंगे। तो क्या किया, एक ड्रम में कैल्शियम फास्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड को मिक्स किया, वाटर के संग थोड़ा सा वाटर उसके अंदर ऐड करके और सी वाटर में उसको छोड़ दिया। वहां पे और रिएक्शन होगी वाटर के साथ, फास्फीन गैस बनेगी और इथाइन बनेगा। वो बहुत ज्यादा स्मोक के साथ जलती है, एकदम फायर कैच करेगा कैल्शियम फास्फीन जो है। तो उस तरह से वो होम सिग्नल्स की तरह काम आते हैं, और दुश्मनों से बचने का काम भी आता है कि कभी आपको बचना हो किसी शिप से, तो आपने अपने सामने धुआं कर लिया, पता नहीं किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। तो ये फोर्थ और सेकंड दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके ठीक है क्वेश्चन नंबर 18 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच इज डाई बेसिक। ये तो आपको इनके ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर बना के देखने पड़ेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। जैसे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर आप बनाते हो तो वो आपका इस तरह से कुछ रहता है, P डबल बॉन्ड OH। मैंने जब आपको लर्न कराया था तो बताया था ये सब में P डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH तो सभी में आपको मिलेगा। अब बाकी OH और ये वाला OH, तो तीन हो गए। ये तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है आपके पास HCl2। तो ऐसे एसिड जिनमें की एसिडिक प्रोटॉन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास होता है, दे आर सेड टू बी ऑक्सो एसिड। तो ये तो आपका ट्राई बेसिक है, ट्राई प्रोटिक है, 3H पॉजिटिव देगा आपको। तो डाई बेसिक ढूंढना है आपको। फिर अब पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ऐसे दो मॉलिक्यूल जब आप जोड़ दोगे तो पायरो बन जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, फिर है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड क्या होगा, HCPO2। तो उसमें क्या होगा, इस एक OH की जगह यहाँ पर H आ जाता है, अगर आपको याद आ रहा हो। मैं आपको इनके स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ अभी NCERT से। देखिए ये आपके सामने ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर हैं। दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसकी बेसिसिटी 3 है, 3 OH ग्रुप है। ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, 1 2 3 4 OH है, तो ये टेट्रा बेसिक है। यहाँ पर ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, यहाँ 2 OH ग्रुप है, तो ये डाई बेसिक है। और ये आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड है जो मोनो बेसिक है, और 2H की वजह से ये रिड्यूसिंग करेक्टर भी इम्पार्ट करता है, HCPO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो डाई बेसिक वाला है, तो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है। जब ये स्ट्रक्चर आपको याद नहीं हो रहे हो, सबसे बढ़िया तरीका A4 साइज पेपर में बनाइए और अपने रूम में
लगा लीजिए, लंबे समय तक याद रहते हैं। 2 नंबर का स्ट्रक्चर आपको बोर्ड में पूछना ही पूछना है एग्जामिनर को, उसके हाथ बंधे हुए सिलेबस का पार्ट है, ब्लूप्रिंट का पार्ट है। तो कौन सा हो गया? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, इट इज डाइबेसिक इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 19 का थर्ड ऑप्शन आपका ठीक हो रहा है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऑक्सो एसिड से आ गया आपके सामने। साइक्लोमेटा ट्राइफॉस्फोरिक एसिड है, उसमें एक टोटल नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड ओ और पी सिंगल बॉन्ड ओ आपको काउंट करने दो। काउंट कर लोगे, देखो ये रहा आपके पास साइक्लो ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर आपके सामने। पहले तो आप काउंट कर लो, पी डबल बॉन्ड ओ कितने, 1 2 और 3 तो पी डबल बॉन्ड ओ है। और क्या पूछा है इन्होंने? पी सिंगल बॉन्ड ओ पूछा है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 तो पी डबल बॉन्ड ओ है और 3 तो पी डबल बॉन्ड ओ है और 6 जो है आपके पास वो पी सिंगल बॉन्ड ओ पी है। तो आपका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल ठीक हो रहा है, देखिए राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। जिन बच्चों को, जिन चीजों को बच्चे अपनी एनसीईआरटी से पढ़ना नहीं चाहते, याद रखना नहीं चाहते, इनऑर्गेनिक में वही चीजें एग्जाम में उनको ज्यादा मिलती है। तो इसलिए एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। जरा सा भी आपने थोड़ा सा भी लापरवाही की तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कि आपने सोचा ये हमसे क्या पूछेंगे यार, है ना, वो सब नहीं चलेगा। 21 विच इज मिसमैच रिगार्डिंग द फॉर्मूला। तो इपोसम साल्ट तो ठीक है, कॉपर पायराइट ठीक है, गैलेना ठीक है, बेराइट गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, द वन विद लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द 16 ग्रुप, जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अच्छा यहाँ बात दूसरी आ गई भाई। वैसे तो साइज जब छोटा होता है इलेक्ट्रॉन को तेजी से एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का साइज कैसा है? छोटा है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत डेंस है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आने में उसको रिपल्शन लगाएगा और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन की सल्फर से कम हो जाती है और बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले भी कम हो जाती है। इसलिए इसका 22 का फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक है। वैसे तो साइज सबसे छोटा ऑक्सीजन का है, लेकिन एक्सेप्शनली छोटा साइज होने की वजह से, और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। टोटल इलेक्ट्रॉन तो 8 ही होते हैं, आउटर मोशन में 6 रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत डेंस है और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएंगे वो भी निगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंस है वो भी निगेटिव चार्ज, बहुत ज्यादा रिपल्शन लगाएंगे। इसलिए जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी एक्सेप्शनली सभी मेंबर्स के मुकाबले में लो हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड ऑप्शन, सॉरी